TV 24 देख रहे हैं आप। लाइव तस्वीरें इस समय आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी अपडेट अगर आपको बताएं कि आकर्षण उपल जो कि लगभग 6 महीने के बाद जेल से बाहर आए हैं। जी हाँ, जैसा कि आपको पता ही अपडेट आपको मिलती रहती है कि तहसीलदार मामले में जो है गिरफ्तार किया गया था। और आज देख सकते हैं तारीख पे तारीख आपको दिखाते रहे हैं, बार बार अपडेट आपको देते रहे हैं, लेकिन आज देख सकते हैं जेल से बाहर आ चुके हैं और इनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? काफी संघर्ष इसको कहेंगे, सफर इसको कहेंगे जिंदगी का। 6 महीने 6 दिन किसी की भी लाइफ में बहुत बड़ा टर्म होता है। अगर कोई आदमी 100 साल जिए तो उसने अपना आधा परसेंट जो जिंदगी थी वो जेल में बिता दी। तो आजकल तो एवरेज एज 50 साल है, तो एक किस्म से मैं 1% अपनी उम्र जेल में बिताया आया हूँ। 6 महीने 6 दिन का जो संघर्ष था, जिस तरह से करनाल का बच्चा बच्चा जानता है, बड़े बुजुर्ग सब लोग जानते हैं, क्योंकि मेरे परिवार के सब लोग संपर्क में थे कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था यहाँ का, उसने किस तरह से गलत पहले एक मामला दर्ज किया छेड़छाड़ का कि आपने तहसीलदार के साथ छेड़छाड़ की है। दुनिया को पता था क्या सच है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरा मामला नारनौल के अंदर जो 2019 में रजिस्टर्ड हुआ था, 2 बार उसकी इंक्वायरी हुई, हाई कोर्ट ने उसकी इंक्वायरी करवाई थी, उसको झूठा मामला बताकर कैंसिल कर दिया गया था। 2023 में 8 मई को मेरी गिरफ्तारी हुई, 16 तारीख को वही मामला दोबारा खोलकर उसमें मुझे अरेस्ट कर लिया। मेरी वाइफ के खिलाफ, मेरे भाई के खिलाफ नारनौल के अंदर एक एफआईआर झूठी दर्ज करवा दी। उसके बाद जब मेरी हाई कोर्ट में पहली डेट लगी हुई थी 7 जुलाई की, 7 जुलाई को मेरी बेल ना हो पाए हाई कोर्ट से, इसलिए करनाल के एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोगों ने साजिश रचकर, मैं इसको ऑर्गेनाइज क्राइम कहूंगा, जिसको संगठित अपराध कहते हैं, एक झूठा मामला पॉक्सो एक्ट में दर्ज कर दिया। जब मुझे उस मामले में पता लगा, मेरा मन बहुत टूटा कि पॉक्सो मतलब यानी किसी बच्चे का सहारा लेकर एक फर्जी मामला दर्ज किया है। और पॉक्सो का, क्योंकि वहां पे एक बैरक थी 16 और 17 नंबर, उसमें पॉक्सो के बहुत लोग थे। तो मैंने जब उनसे पूछा तो मुझे बताया कि किसी की भी पॉक्सो में 1.5 साल 2 साल से पहले बेल नहीं होती, चाहे मामला झूठा हो चाहे मामला सच्चा हो। तो उस बात से मेरा परिवार, मैं और शायद करनाल के लोग भी काफी परेशान हुए, क्योंकि 1.5 2 साल जेल में एक ऐसे आदमी के लिए बताना जिसने कोई क्राइम नहीं किया बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का, जिसने मेरे तीनों मामलों में मुझे बेल दी, जिसने एडमिनिस्ट्रेशन के जो दांव पेच उन्होंने चलाए थे, एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश थी कि आकर्षण उपल किसी भी तरीके से बाहर ना आ पाए। मुझे तो ये भी बताया गया था कि पॉक्सो से पहले इनकी प्लानिंग थी कि रेप का मामला दर्ज करने वाले थे, लेकिन इनको शायद कोई ऐसा शिकायतकर्ता नहीं मिला जो इन्होंने पॉक्सो का केस दर्ज किया। और पॉक्सो के केस में भी मैं कहना चाहूंगा, करनाल में इन्होंने कम से कम 14-15 लोगों को अपने पास बुलाया कि आप कंप्लेंट कर दो, आप कंप्लेंट कर दो। मैं करनाल के लोगों का हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं, एक भी शख्स ने करनाल से एफआईआर दर्ज करवाने के लिए हाँ नहीं भरी। उसके बाद इन्होंने कैथल के एक आदमी को पकड़ा, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। एक इंग्लिश में एफआईआर कटवाई गई, हिंदी में उसके अनपढ़ जैसे साइन थे। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा शख्स नहीं है वो, जिसकी शिकायत पर वो एफआईआर दर्ज करवाई है, जो आज तक कभी कोर्ट में पेश नहीं हुआ, जिसको किसी ने नहीं देखा, उसके गांव में भी उसके बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं है। तो शायद पता नहीं वो मामला, वो आदमी है भी है या नहीं है। और एक फर्जी मामला दर्ज करके कोर्ट के सामने जब हमने उसको पूरी, जो हमारे आरएस चीमा जी हैं, देश के जाने माने अधिवक्ता हैं, शायद वो ऐसे केस लेते भी नहीं है, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि एक पत्रकार के साथ, जिसने जनता की आवाज उठाई, लोगों की आवाज उठाई, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की मदद की, जिसने कोशिश की कि किसी के साथ गलत ना हो, जिसने लोगों की न्याय की लड़ाई को अपनी लड़ाई समझकर लड़ा, जिसने लोगों का इलाज करवाया, जिसने लोगों के घरों की छत डलवाई, बच्चों की, लड़कियों की शादियां करवाई, उन्होंने मेरे पूरे केस को देखने के बाद मेरे तीनों केस लिए। तीनों केस में एक एक कर मुझे बेल भी हाई कोर्ट से मिली। और मैं हाई कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने अच्छे तरीके से मामले को समझकर, सरकारी जो अधिवक्ता थे या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी लोग आते थे, उन्हें फटकार भी लगाई कि ये किस तरह के मामले हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हो, जिसमें एक शख्स ने एक बच्चे की, गरीब परिवार की मदद की है। उस मामले में भी आपने पॉक्सो की एफआईआर दर्ज किया, ना कोई 164 के बयान है, ना कोई बच्चा सामने है, ना किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है। एक 6 साल के बच्चे का सहारा लेकर पॉक्सो का मामला दर्ज करना, मुझे लगता है उन लोगों की आत्मा, वो लोग इतने गिर चुके हैं, उन लोगों के लिए भगवान नाम का कोई वर्ड नहीं है। और आपने देखा कि जिस शख्स को मेरे मामले में आईओ लगाया गया था, उनको ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनको हिंदू समाज, हिंदू धर्म, सनातन धर्म पूजता है,
उनको गालियां दी उन्होंने और उसके बाद उनको लाइन हाजिर किया और शायद सस्पेंड कर दिया बाद में, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। जो मुझे बताया गया, जो भगवान को गाली दे सकता है उसके लिए का करशन उप्पल क्या है, वो तो किसी के ऊपर कोई भी मामला दर्ज कर सकते हैं। ऐसे ही वो अधिकारी थे, ऐसे ही वो जांच अधिकारी थे, आईओएस थे। मैं इस लड़ाई को यहां खत्म करने वाला नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट तक मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा, क्योंकि इस तरह से मैं इस लड़ाई को वहां तक लड़ पाया, लेकिन मेरे जैसे न जाने कितने लोग मैंने जेलों के अंदर देखे जो पुलिस की ज्यादती का शिकार है। गलत तरीके से उनको मामलों में फंसाया गया, उनको वकील की प्रॉपर सहायता नहीं मिल पाती। कोई इतना गरीब है कि उसके घर पे यही नहीं पता कि वो बच्चा अरेस्ट हो चुका है उनका। एक व्यक्ति जिसको चोरी के एक मामले में कभी पुलिस ने अरेस्ट किया, उसके ऊपर 150 200 मामले दर्ज करके उसको अंदर करवा दिया। और कई लोग ऐसे हैं जिनको हाई कोर्ट से 250 मामलों में एक साथ बेल मिली, क्योंकि हाई कोर्ट ने ऐसा माना कि एक आदमी 250 चोरियां एक साल में नहीं कर सकता। तो ऐसे ऐसे केसेस है। तो मेरा केस तो उनके सामने कुछ भी नहीं था, मेरे ऊपर सिर्फ 3 एफआईआर दर्ज थी। 6 महीने 6 दिन मेरे जेल के अंदर निकले। मुझसे ज्यादा करनाल के लोग शायद प्रताड़ित हुए, मुझसे ज्यादा मेरा परिवार जिसने इस पूरे मामले को सहा। करनाल से नरेंद्र सिंह चीमा जी, जिन्होंने हर केस को बहुत अच्छे तरीके से कोर्ट के सामने रखा, आरएस चीमा जी, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। नरेश बराना जी, प्रितपाल सिंह पन्नू जी, जेपी शेखपुरा जी मेरे साथ खड़े हैं, नीटू मान जी हैं, तमाम जितने भी लोग थे जिन्होंने पर्दे के सामने पर्दे के पीछे मेरी सहायता की। मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस वजह से प्रताड़ित किया गया क्योंकि वो मेरी मदद कर रहे थे। किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी, किसी को नगर निगम का नोटिस दे दिया, किसी को फायर ब्रिगेड का नोटिस दे दिया, मेरे ऑफिस को इस तरह से सील कर दिया जैसे मैंने कोई एंटी टेररिस्ट गतिविधियां कर दी हैं। तो इस तरह से ऐसे लग रहा था यार, क्या जो इमरजेंसी का टाइम था उससे ज्यादा बुरा टाइम आ चुका है। लेकिन नहीं, क्योंकि जब मुझे लगता है कि अब मैं ये पूरे का पूरा मामला जब मुख्यमंत्री जी के सामने रखूंगा, अपनी बात को अपने तरीके से रखूंगा, सबूतों के साथ रखूंगा, ये बताऊंगा कि किस तरह से पुलिस ने ज्यादती की, ज्यादती नहीं की, मैं इसे पाप कहूंगा, क्योंकि पाप की मैंने गीता अंदर पढ़ी जेल में रहते हुए। पाप के लिए वहां पर भी कोई माफी नहीं है। अगर आप गीता पढ़ेंगे और उसमें ये बात लिखी है कि अगर आपके परिवार के ऊपर कोई हमला करता है तो आपको उस लड़ाई को लड़ने का, उस लड़ाई को जीतने का, अर्जुन को जो श्री कृष्ण ने उपदेश दिया उसमें ऐसा लिखा है कि आपको वो लड़ाई लड़ने का हक है और इस लड़ाई को आप कहीं तक भी लेके जाओ। तो मैं हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं जहां से लोगों को न्याय मिलता है, लेकिन वहां की लड़ाई बहुत महंगी है, हर शख्स वहां तक नहीं जा सकता। जो नीचे की जुडिशरी है, मुझे लगता है कि हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनको भी ये बताना चाहिए कि कुछ मामले ऐसे होते हैं, मेरे जैसे नहीं, मेरे जैसे मामले भी नहीं, कुछ गरीब लोग हैं जो हाई कोर्टों तक नहीं जा सकते, उनके मामले को बहुत ही संवेदनशीलता से देखने की जरूरत है। चलिए, अंदर आप थे तो किन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा? दिक्कत 6 महीने बहुत ज्यादा होते हैं। 6 महीने 6 दिन मैंने बिताए, 186 दिन टोटल, रोज का एक एक दिन गिनता था। मुझे तो ऐसा लगता था मैं 1 1.5 साल से पहले बेल मेरी नहीं होगी। सब मुझे ये कहते थे बस कल आ जाएगा, कल आ जाएगा। वो अपने हिम्मत, आप को मजबूत मजबूत तो ऐसा था, मान लिया था कि भी 1 1.5 साल अभी अंदर रहना है। जब लोग मुझे कहते थे भाई साहब भगत सिंह इतना टाइम रहा, भाई साहब मनोहर लाल खट्टर जी भी इमरजेंसी के टाइम में शायद रहे हैं, भाई साहब नरेंद्र मोदी जी भी रहे हैं, तो जब हमारे प्रधानमंत्री जी तक जेल में जा सकते हैं इमरजेंसी के टाइम में, बड़े बड़े लीडर जा सकते हो, मेरी तो देखो, ना तो मैं लीडर था, ना मैंने कोई ऐसा पाप किया था, ना मैंने कोई ऐसी गलती की थी। ठीक है, कोई बात नहीं। अब लड़ाई थी, अगर लोगों की लड़ाई, लोगों की न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए जेलों में जाना पड़ता है, तो पहले से पता था, मैं अक्सर बोलता रहता था। और जिन लोगों ने सपोर्ट किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले क्योंकि बहुत सारे त्योहार निकल चुके हैं दुशहरे समय, तो आपको भी, करनाल के लोगों को भी, हरियाणा के लोगों को भी, जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं उनको उन त्योहारों की बधाई। चक्की में भी आपको रखा गया? 2 महीने मेरे को चक्की के अंदर रखा गया था। चक्की के अंदर रखने का मतलब ये नहीं है कि वहां कोई चक्की लगी हुई है, पीसनी पड़ती है जैसे फिल्मों में आप देखते हो, लेकिन चक्की का मतलब ये है कि जेल के अंदर जेल। चक्की का मतलब ये है कि आप किसी को देख नहीं सकते, आप किसी को मिल नहीं सकते, आप अपना खाना नहीं बना सकते दूसरी बैरकों की तरह, आप बाहर नहीं जा सकते वहां से। आपको बाहर एक ही दो चीजें देखने को मिलेंगी, एक आसमान और एक सूरज, इसके अलावा आपको कोई देखने को नहीं मिलेगा। जिन लोगों के साथ मुझे बंद किया गया वो पाकिस्तानी टेररिस्ट थे, कश्मीरी टेररिस्ट थे, उनमें चीनी भी थे, कुछ लोग गैंगस्टर भी थे उनमें। उन लोगों के साथ मुझे रखा गया। लेकिन जब उन लोगों को भी पता लगा कि जो शख्स आया वो एक पत्रकार है और उसने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया, तो मुझे उनसे किसी तरह का कोई खतरा नहीं था। हालांकि पहले मुझे लग रहा था कि शायद जानबूझ के ऐसा किया, लेकिन मुझे बाद में ये पता लगा कि ऊपर से आदेश दिए गए हैं कि इसको चक्की के अंदर रखना है। 2 महीने मैं चक्की के अंदर रहा। उसके बाद मुझे ट्रांसफर कर दिया गया दूसरी बैरकों के अंदर, जैसे जहाँ पे सब लोग थे। 2 महीने मैंने कोई खाना नहीं खाया। 2 महीने यानी पानी पीने के लिए आपको टॉयलेट
में से पानी निकाल कर पीना पड़े, तो आप सोचिए कि वो पानी आपको पीना पड़ता था। लेकिन जब मैंने वहाँ के जेल एडमिनिस्ट्रेशन को बोला कि मैं ये पानी नहीं पीऊंगा, तो उन्होंने मुझे कम से कम बाहर का पानी अलाउ कर दिया था कि ठीक है आपको पानी बाहर से मिल जाएगा। लेकिन खाना जो सबको जेल में मिलता था वही था, और मैं उस खाने को नहीं खाता था। 2 महीने तक मैंने कोई खाना नहीं खाया। मैं दूध पीकर, रूह अफ़ज़ा वाला दूध पीता था, बिस्किट खा लेता था। ये पीकर मैंने अपने 2 महीने वहां पर निकाले, और उसके बाद अब मैं जब जेल में था तो एक ही टाइम खाना खाता था। आपको क्या लग रहा है कि सजा किस चीज की मिली है? सच बोलने की सजा मिली है उन लोगों के। पीछे कृष्ण खड़ा हुआ है, 14 लाख रुपए इसके लिए इकट्ठे करवाए थे। मेरे ऊपर 5-5 हजार रुपए की ब्लैकमेलिंग के आरोप लगे। मेरे परिवार को लोगों ने लाखों रुपए की ऑफर दी कि आपका पैसा खर्च हो रहा होगा, वकीलों की फीस देनी होगी। किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया गया। जब अगर मैंने कोई गलती की थी तो वो लड़ाई मुझे लड़नी थी, वो पैसा मुझे ही खर्च करना था। तो मैंने अपना ऑफिस सील करवा लिया लोगों की लड़ाई लड़ते लड़ते। मैंने उस लड़ाई को लड़ते लड़ते अपना जो प्रोफेशन था IBN24 के जो मेरे पेजेस थे उनको हैक कर लिया गया है। मैं अभी इसको भी देखता हूँ कि किस तरह से कैसे ये सब कुछ हुआ है। जिन लोगों ने भी इसके अंदर गलत किया है, मैं उन्हें पहले एक बार मिलके सारी चीज ये बता दूंगा कि जो कुछ आप कर चुके हो वो कर चुके हो, लेकिन अगर इससे ज्यादा कुछ गलत होगा तो चाहे मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, मैं जाऊंगा। क्योंकि मेरे पास इससे रिलेटेड एक एक सबूत, एक एक प्रूफ है। कैसे मेरे परिवार को पुलिस ने प्रताड़ित किया। 2.5-2.5 महीने तक CIA की CID की टीमें मेरे घर के बाहर खड़े। मैं पूछना चाहता हूँ मेरी गलती क्या है। आप पूछ रहे थे कि किस चीज की सजा मिली, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ कि किस चीज की सजा मुझे मिली है। मेरे स्टाफ के लोगों को डराया धमकाया गया, वो बेचारे यानी डर के मारे नौकरी छोड़कर चले गए। मेरे ऑफिस को सील कर दिया गया। जो कुछ वो मैक्सिमम कर सकते थे वो मैक्सिमम कर चुके हैं। मैंने ना मैक्सिमम करना है, ना मैंने पहले किया था। मैं पहले भी साधारण था, मैं आज भी साधारण हूं, मैं आगे भी साधारण रहूंगा। और मेरी ये सबसे हाथ जोड़कर अपील भी है। मैं उनको कहना भी चाहूंगा कि किसी भी शख्स का अगर मैंने जाने अनजाने जेल के अंदर जेल के बाहर दिल दुखाया हो, चाहे वो तहसीलदार मैम थे जिन्होंने ये FIR दर्ज करवाई, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि मैं उनसे भी हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। हालांकि मैंने ऐसा कोई कसूर नहीं किया, लेकिन अगर उनकी नजर में चाहे वो दबाव में थे या जो भी कारण रहा हो, उन्होंने छेड़छाड़ के आरोप लगाए। कोई पत्रकार घर से हनुमान जी का पाठ करने के बाद खबर करते हुए किसी को छेड़ने के लिए नहीं जाता। आप भी पत्रकार हैं, जानते हैं। लेकिन मेरे ऊपर यह आरोप लगाया। कोई भी पत्रकार किसी बच्चे की मदद पॉक्सो का केस अपने ऊपर दर्ज करवाने के लिए नहीं करता कि उसकी न्यूड फोटो बनाई, उसकी न्यूड वीडियो बनाई। इस तरह के आरोप मैं समझता हूँ ये गंदगी है, ये पाप है, और पाप की किसी भी खाने में कोई माफी नहीं होती। जेल के अंदर जो ब्लैकमेलिंग के तहत 2 पत्रकार गए, उनसे मुलाकात हुई? उनसे मुलाकात हुई थी मेरी, लेकिन क्योंकि मुझे पहले बताया गया कि वो बहुत गलत लिखते थे मेरे बारे में, बहुत गलत बोलते थे। उन्होंने लेकिन बताया कि आपका बहुत बड़ा महल, वो लिखते थे कि एक CHD में महल बन रहा है, 10-12 प्लाट है, ये कैसे, ये मैं इस तरह से। चाहूंगा कि मेरे घर को दिखा दो। मैं तो हाँ, किराए तो के किराए, मकान में हाँ, रहता ये हूँ। किराए का मकान है जिसके आपका। पास महल होता है उससे किराए के मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं। ना तो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, ना मेरे पास ब्लैक मनी है कि मुझे उसको छुपाना पड़े। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे घर जो बन रहा था उसका काम भी रुक गया। वहां पे भी नोटिस वोटिस मुझे पता लगा बाद में इन्होंने इशू करवा दिया। यानी मेरे को ऐसे टारगेट कर लिया जैसे मैंने धरती का सबसे गलत काम कर दिया है। मुझे ऐसे दिखाया गया 13-13 धाराओं में, 10-10 धाराओं में FIR दर्ज करके, जैसे मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ, किसी गैंगस्टर के तो साथ मिला हुआ पत्रकारों हूँ। से मुलाकात हुई पुलवाई वहां पत्रकारों के साथ दोनों से? मुलाकात हुई थी, हम्म। क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे अंदर बदला लेने की भावना नहीं है। मैंने ऐसा नहीं सोचा कि इनके साथ कुछ गलत हो। जब वो आए थे, मेरे परिवार ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करके मामला हुआ है, मैंने अखबार में भी पढ़ा था। तो इंसानियत के तौर पर जो मुझे उनके लिए करना चाहिए था, मैंने उनको खाने पीने का सामान, ब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, बिस्किट, दूध, लस्सी और दही, जो भी उनको जरूरत थी उनको दिया। और बकायदा ये बोला कि आपको कुछ और भी चाहिए हो तो आप मुझे बता देना। हालांकि वो ये सब कुछ देखकर शर्मिंदा जरूर हुए, लेकिन मैं उनको शर्मिंदा करने के लिए सब नहीं कर रहा था। मुझे ये था कि कोई भी व्यक्ति अगर जेल में आता है तो उसको कोई ना कोई उम्मीद दिखनी चाहिए। तो मैं वहां पर भी उनकी उम्मीद बन के खड़ा हुआ, मुझे ऐसा लगता है। आपके पत्रकारिता के बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि कई अफवाहें चल रही थी कि अब आकर्षण उपल बाहर आएगा तो पत्रकारिता नहीं करेगा, तो इसके बारे में क्या? आपने शायद सुना होगा या नहीं सुना, मैं बताना चाहता हूँ। एक लाइन बोलकर आपको समझ आ जाएगा कि जब तक शेर अपनी कहानी नहीं सुनाएगा तब तक सबको गीदड़ों की बातों पर यकीन आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। पत्रकारिता मेरा प्रोफेशन नहीं है, पत्रकारिता मेरा पैशन है, और वो मुझे करना ही है, चाहे वो मुझे इस कमरे से चलानी पड़े। मेरा ऑफिस सील है, पीछे से भी आपने देखा। चाहे मेरे पेजों को, कुछ पेजों को हैक भी कर लिया गया, 50 लाख फॉलोअर मेरे हैक कर लिए गए।
फिर भी मेरा जो परिवार है, मेरा भाई है, जो टीम थी मेरी, चाहे छोटी टीम रह गई, उन्होंने उस काम को पूरी ईमानदारी से अच्छे तरीके से किया और आगे भी इस तरह से जारी रहेंगे। पत्रकारिता मेरे खून के अंदर है, अगर खून सूख जाएगा शरीर में से तो अलग बात है, उससे पहले मैं इस प्रोफेशन को नहीं छोड़ूंगा। तो क्या कहना चाहेंगे, जैसे हम भी पत्रकारिता करते हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, तो क्या कहना चाहेंगे पत्रकारों के लिए कैसे काम करना चाहिए? पत्रकारों के लिए जेल में अच्छे कमरे रिजर्व हैं, चक्कियां रिजर्व हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप भी वैसी जर्नलिज्म करना चाहते हैं जैसे मैं कर चुका हूं, तो कमरे बुक है सबके लिए। अनिल विज जी ने बोला भी था कुछ दिन पहले, तो कमरे सबके बुक है। ये सोच लेना भी यहाँ पे भी आपको कमरा, दिक्कत वहां भी नहीं होगी। जेल तो जेल है, जेल की रोटी जरूर पड़ेगी। आपने बचपन में सुना होगा कि जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, तो वहां पे रोटी तैयार है। तो देख सकते हैं पूरा परिवार इस समय यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि एक तरह से खुशी है। जो लगभग 6 महीने से घर का चूल्हा भी किस तरह से चल रहा होगा, क्योंकि एक परिवार का सदस्य जो कि बताया जा रहा है कि निर्दोष होते हुए भी 6 महीने के जेल काटने के बाद आज बाहर आया है, तो किस तरह की खुश है सभी देख सकते हैं। मिलने वालों का जो तांता है वो यहाँ पर लगा हुआ है परिवार से मिलने के लिए, आकर्षण उपल से मिलने के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सभी से अपील करना चाहेंगे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह खबर, यह जानकारी पहुंच सके। देख सकते हैं कि कितने भावुक हैं, देख सकते हैं कितने भावुक हैं सब लोग कि मिलते हुए, परिवार से मिलते हुए इस समय आपको वीडियो में दिखाई दे रहे होंगे। सभी से अपील करूंगा दोस्तों, जो भी वीडियो को देख रहा है एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह खबर पहुंच सके, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद जो है आकर्षण उपल आज अपने घर पहुंचे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि त्योहारों का सीजन है और दिवाली से पहले अपने परिवार के बीच पहुंचे हैं। परिवार भावुक जरूर है, कहीं ना कहीं जो लोग मिलने आ रहे हैं वो भावुक जरूर है, लेकिन परिवार के लिए और दोस्तों मित्रों के लिए यह बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज आकर्षण उपल लगभग 6 महीने 6 दिन के बाद जो है बाहर जेल से बाहर आए हैं। देख सकते हैं मिलने कोई रिश्तेदार नहीं है, हाँ मेरे कोई दोस्त है, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे को यहाँ पे पहुंचाया है। देख सकते हैं एक तरह से भावुक जरूर है। देख सकते हैं मिलने वाले लोग जो है परिवार से मिलने, आकर्षण उपल से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं और भावुक भी हैं, साथ में खुशी भी है। एक तरह से जो कि जिसको देखना चाहते थे आज जेल से बाहर हैं, आज अपने घर जो है 6 महीने 6 दिन के बाद जो है घर पहुंचे हैं। अपनी व्यथा पूरी जो कहानी रही है वो जरूर सुनाई गई है कि किस तरह से जो जेल के अंदर रहे हैं, किस तरह से सफर रहा है। और देख सकते हैं कि सभी मिलने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। परिवार के लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है, मिलने वाले जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। सभी से अपील करना चाहेंगे जो भी इस वीडियो को देख रहा है वीडियो को शेयर जरूर कर दे, ताकि यह जानकारी जो है और लोगों तक भी पहुंचती रहे। देख सकते हैं परिवार में जो लोग हैं वो मिलने के लिए कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं। जो दोस्त है, मित्र हैं, फ्रेंड है, रिश्तेदार हैं, परिवार से मिलने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, आकर्षण उपल से मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और देख सकते हैं जैसा कि आपको बताया जा रहा है कि 6 महीने 6 दिन के बाद जो है आकर्षण उपल बाहर आज जेल से बाहर आए हैं। देख सकते हैं मिलने वाले लोग पहुँच रहे हैं। सभी से अपील जरूर करना चाहेंगे दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करते रहें।
वीडियो को शेयर जरूर करते रहें दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह खबर, यह जानकारी जो है पहुंचती रहे। देख सकते हैं कि आकर्षण उपल जो कि तो क्या कहना चाहेंगे, आज खुशी है क्योंकि 6 महीने 6 दिन के बाद जो आकर्षण उपल हैं जेल से बाहर आए हैं। जी बिल्कुल। आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। पाऊंगी क्योंकि बहुत भाग दौड़ कर ली इस टाइम पे, इतनी संघर्ष हिम्मत बहुत नहीं किया है। है 6 महीने। 2-3 दिन से तो ऐसे लगे हुए हैं, एक मिनट भी जैसे कहते हैं ना चैन नहीं लिया हमने। तो बस शुभकामनाएं देती हूँ, सबका सहयोग साथ आशीर्वाद बना रहे आगे भी। सबका साथ और प्यार मिला, विश्वास था आप लोगों का, हिम्मत थी, दुआएं थी, जिन्होंने हमें इतने बड़े संकट से निकलने का जो है मतलब हौसला दिया, हिम्मत दी। आप सबको दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो, जैसे शुभ हो। आकर्षण उपल जेल के अंदर थे तो आपका भी काफी संघर्ष जो है वो बाहर रहा है, काफी तकलीफें, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जी रहा है, बिल्कुल रहा है। लेकिन अभी मैं इस विषय पे बहुत ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं करूँगी। तो बाद में फिर कभी बैठ के आराम से बात करेंगे। तो बस जो भी था समय, अब कहते हैं ना कि वो पल निकालने, पल बहुत मुश्किल थे हमारे लिए। लेकिन आज जब खुशी का पल बहुत टाइम बाद आया, तो हम आज सिर्फ इसी को एंजॉय करना चाहते हैं। और सबके लिए परमात्मा करे ये दिवाली बहुत शुभ हो, सब अपने अपने घर में स्वस्थ हैं। बस मैं यही शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि जैसा कि आपको बताया कि लगभग 6 महीने के बाद जो है आकर्षण उपल जेल से बाहर आए हैं, रिहा हुए हैं। और काफ़ी लोग जो है आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग जो है मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं मिलने के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी लोग पहुंच रहे हैं। मैं सभी से अपील करना चाहूँगा दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वीडियो को शेयर जरूर कर दे, ताकि यह खबर, यह जानकारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।